वो घटना आज भी मुझे याद है। करीबन 40 साल हो चुके हैं उस घटना को। चलिए आपको बताता हूं कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। घटना से 2 साल पहले मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिली थी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ साल एक बड़े से क्लिनिक में नौकरी की। लेकिन अन्य डॉक्टरों की तरह मुझे भी हमेशा यही लगता था कि मेरा अपना खुद का क्लिनिक शुरू करूं। दौलत कमाने की इच्छा भी थी और लोगों की सेवा करने की भी। मैं जिस जगह पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटी मोटी गरीबों की बस्ती थी और वहीं पर एक बहुत पुराना टूटा हुआ किला भी था। मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत उसी गरीब बस्ती से करने की सोची। हालांकि जब मैंने वहां पर अपना क्लिनिक बनाने के बारे में सोचा, तब लोगों ने मुझे बहुत मना किया। कहा कि तुम उस जगह पर अपना क्लिनिक मत खोलो, क्योंकि वहीं पास में एक टूटा हुआ किला है जहां पर कई लोगों के साथ कुछ अनहोनी भरी घटनाएं भी हुई है। इतना ही नहीं, वो किला प्रेतग्रस्त है। मगर मैं इन बातों को नहीं मानता था। मैं उन सब बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था और फिर आगे जाकर मैंने उसी जगह पर उस टूटे किले के पास एक खोली में अपना क्लिनिक शुरू किया। पहले ही बार बस 2 मरीज आए। उन मरीजों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन पहला दिन था इसलिए मुझे अच्छा लगा। टूटे हुए किले की आबादी में अधिकतर झोपड़ियों और कुछ बेहतर मकान थे, लेकिन कच्चे किले में कोई आबादी नहीं थी। किसी जमाने में यह किला कोई हैसियत रखता होगा। अब तो केवल वहां पर खंडहर थे और उनमें अक्सर बड़ी वीरानी छाई रहती थी। इलाके में बिजली थी, इसलिए कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन रात को मरीज यहां आने से डरते थे। इस डर का कारण टूटे किले की भूत प्रेत की कहानियां थी। बस्ती के लोगों का ख्याल था कि इस टूटे किले में प्रेत रहते हैं। उन लोगों के पास इन प्रेतों की अजीबोगरीब कहानियां भी थी, जो कि वो हमेशा इलाज के लिए आते तब मुझे कोई ना कोई कहानी सुना देते थे। एक शाम आसमान पर बादल छाए थे। दोपहर को जिस समय मैं क्लिनिक आया था, तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। घर वालों ने मना किया था कि आज क्लिनिक ना जाऊं। ऐसे बारिश के मौसम में मरीज भी कहां आते हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं था। मैं क्लिनिक पहुंच गया। शाम तक कई मरीज आए, लेकिन शाम 6 बजे के बाद बारिश बहुत तेज हो गई। बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि लगातार 3 घंटे तक आसमान से पानी बरसता रहा। अब रात के 9 बज चुके थे। 9 बजे का समय था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आधी रात हो गई हो। लगभग 9:45 के करीब बारिश थोड़ी धीमी हो गई, इसलिए मैंने भी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बत्तियां बुझाई और क्लिनिक का दरवाजा बंद कर दिया। तभी मैंने कोई शख्स धीमी बारिश में भीगता हुआ अपनी ओर आता हुआ महसूस किया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि इतनी रात को यहां कोई नहीं आता था। एक तो बारिश भी थी और किले का डर था वो अलग। मैं रुककर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो शख्स मेरे करीब पहुंच गया। वो लंबे कद का अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे से शरीफ नजर आ रहा था। बारिश में उसके कपड़े भी भीग चुके थे। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैंने उसे आगे आने को कहा और बोला, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन क्या आप इस वक्त मेरे साथ चल सकते हैं? मैंने अपना छाता खोलते हुए कहा, कोई बीमार है क्या? ठंड से कांपती आवाज में उसने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा बीमार है। मैंने फिर से उसे सवाल किया, कौन बीमार है? वो बार बार बारिश के टपकते हुए पानी को चेहरे से पोंछ रहा था। उसने फिर अपने चेहरे से हाथ को फेरते हुए कहा, मेरी बेटी। वैसे ये सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या बीमारी है उसे? ये तो आप ही समझ सकते हैं डॉक्टर साहब। वैसे आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं क्लिनिक का दरवाजा खोल अंदर चला गया। अपना बैग लिया और उसमें कुछ दवाइयां, इंजेक्शन रखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया।
क्लिनिक का दरवाजा फिर बंद किया और उसके साथ बाहर निकल आया। बारिश अब काफी हद तक रुक चुकी थी। उस आदमी के घर जाते वक्त मैंने अचानक महसूस किया कि उस शख्स का रुख बस्ती की बजाय खंडहरों की तरफ है। एक क्षण के लिए मेरे दिमाग में अजीब एहसास पैदा हुआ और मैंने उस आदमी के करीब जाकर सवाल किया, क्या तुम इस तरफ रहते हो? बूढ़े ने आगे चलते चलते ही जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब, वो क्या है कि ये बस्ती वाले हम लोगों को पसंद नहीं करते। मेरे जहन में वो लोग आ गए जो भूत प्रेतों से भयभीत ना होते हुए भी इस इलाके में रहते थे। क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, बस बेकार आदमी हूं। बारिश अब बंद हो गई थी। मैं बूढ़े के साथ चल रहा था। आगे जाने पर मैंने महसूस किया कि उसका रुख किले की ओर ही है, लेकिन वो टूटे किले के दरवाजे में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि उसकी दाईं ओर चल पड़ा। किले की दीवार के साथ साथ कुछ मकान थे। वो बूढ़ा उन मकानों की ओर नहीं रुका, बल्कि उनसे भी काफी आगे चलकर एक मकान के पास जाकर वो रुक गया। वो एक कच्चा मिट्टी का मकान था। बाहर से देखने में महसूस होता कि अंदर से उसकी हालत बहुत खस्ता होगी, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद देखा तो वो मकान ठीक ठाक था। अंदर हम एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं बूढ़े के पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल हो गया। वो छोटा सा कमरा था। वहां आसपास कुछ मामूली गैर जरूरी सामान था और एक चारपाई पर कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा हुआ था। उसके बराबर ही एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी। वो शायद उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी। औरत के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। बूढ़े ने उस औरत के पास जाकर खड़े होकर कहा, डॉक्टर साहब आए हैं। मुझे देखकर उसने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई और उठकर खड़ी हो गई। औरत ने नीचे देखते हुए एक अजीब लहजे में कहा, जरा देखिए तो डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मैं उसी जगह पर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मैंने वहां जो कोई सोया हुआ था उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उसका चेहरा देखा। उसे देख मैं देखता ही रह गया। उसकी गुलाबी होंठ की पंखुड़ियों की तर थे, सुराहीदार गर्दन थी। बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। मैंने ऐसा चेहरा शायद ही कभी देखा था। एक जवान शरीर मेरे सामने था, इतनी सुंदर कि सिर्फ वर्णन करने से भी उसकी सुंदरता का अंदाजा न लगाया जा सके। मेरे खुद के होंठ थरथराने लगे थे, लेकिन वो बीमार थी और मैंने अपना फर्ज याद किया और उसकी कलाई अपने हाथ में ले ली। कितना सर्द था उसका हाथ, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हो। फिर मैं उसकी सांस का अंदाजा लेने लगा। सांस आ जा रही थी। सीने का उतार चढ़ाव भी इस बात को प्रकट कर रहा था कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन मैं बस इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की इतनी ठंडी क्यों है। उसके शरीर का तापमान इतना ज्यादा गिरा हुआ था कि मैंने ताज्जुब से लड़की को देखा। शरीर के सारे अंग ठीक लग रहे थे। कहीं कोई जख्म नहीं था, कोई चोट नहीं थी। शरीर बस सफेद था और ठंडा था। सब कुछ जांचने के बाद मैंने उस आदमी से सवाल किया, कितने अरसे से बीमार है? लंबे अरसे से यही हालत है इसकी। मैं चौंक गया। क्या? हाँ डॉक्टर साहब। कुछ सोच विचार कर मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसे एक इंजेक्शन देता हूं और कुछ दवा भी। कल मेरे क्लिनिक आकर इसका हाल बता देना। उस बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने लड़की की बाह पर एक इंजेक्शन लगाया और उन्हें कुछ दवाइयां दे दी। फिर मैं वापस जाने लगा। बूढ़ा भी मेरे साथ साथ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर टटोला। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि गरीब आदमी के पास क्या होगा, वो बेचारा क्या दे सकता है। बूढ़ा काफी दूर छोड़ने आया। जब मैं उस टूटे किले के घेरे के बाहर आया तो बूढ़े से कहा, अब तुम जा सकते हो। बूढ़ा शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। मैं रात के उस घने अंधकार में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। मेरे दिमाग में इस वक्त डर का एहसास तक नहीं था।
बस एक ख्याल तब मेरे मन को छू कर चला गया। यहाँ इतने गरीब लोग हैं कि जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, और आसपास के दूसरे लोग खामखा इस जगह को भूत प्रेत से बाधित बताकर अफवाहें फैलाते हैं। दूसरे दिन मैं क्लिनिक पहुंचा और संयोगवश सारे दिन कोई मरीज नहीं आया। रात के लगभग 8:10 हो चुके थे जब मैंने क्लिनिक के दरवाजे पर उसी बूढ़े को देखा। बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी खुशी थी और वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया और बड़े आदर से मेरे सामने झुक गया। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने उसकी नजरों में देखते हुए कहा, हाँ, कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटी की? पहले से अच्छी है डॉक्टर साहब। मुझे यकीन है कि अगर आपने उसका इलाज किया तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ, ये तो मैं कल पूछना ही भूल गया था। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? वैभवी। और तुम्हारा? अशोक। क्लिनिक बंद करके मैं अशोक के साथ चल पड़ा। बूढ़े की बीवी लड़के के पास कल जैसी ही बैठी हुई थी। मैंने धीरे से उसके चेहरे से चादर हटाई और फिर उसका मुआयना किया। लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी, लेकिन उसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी। बूढ़ी औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, डॉक्टर साहब, कल से तो इसे काफी आराम लगता है। बड़ी खुशी की बात है माँ जी। भरोसा रखें, आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैंने फिर लड़की को इंजेक्शन दिया और दवाइयों की खुराक मैंने तैयार कर दी। उसके बाद मैं वापसी के लिए निकला तो बूढ़ा आज भी मेरे साथ आया। बाहर आकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे कुछ दे दिया। मैंने दी हुई रकम को देखा तो 100 के वो 2 नोट थे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम काम क्या करते हो? उसने वही जवाब दिया, मैंने बताया तो था, अब कुछ नहीं करता। अच्छा, लेकिन ये फीस बहुत ज्यादा है। बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मेरी एक ही बेटी है, उस पर मैं अपनी सारी जिंदगी नौछावर कर सकता हूं। ये रकम मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी का बस अच्छी तरह से इलाज करें। मैं आपको इतना कुछ दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अशोक ने यह बात बड़े ही अजीब अंदाज में कही। शाम को मैं बेहद खुश होकर वापस घर आया। मैंने दिल में तय कर लिया था कि वैभवी का पूरे जोश खरोश से इलाज करूंगा। तीसरे दिन भी अशोक मुझे लेने के लिए मेरे क्लिनिक आ गया। जब मैं अशोक के साथ घर पहुंचा तो देखा कि लड़की की हालत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थी। लड़की का चेहरा खिला हुआ था और आंखें भी। अशोक भी बहुत खुश नजर आ रहा था। लड़की ने मुझे देखा और देखती रही। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी हो वैभवी? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गई। फिर उसने बारीक आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और चलने फिरने भी लग जाओगी। उसने उदास आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा डॉक्टर साहब। उसकी बात पर मैं सोच में पड़ गया और उसके बूढ़े माँ बाप की तरफ देखने लगा। दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो दोनों भी मुझसे नजर चुराने लगे। इस बात पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। क्यों नहीं वैभवी, क्या बात है? उसने फिर उसी आवाज में कहा, बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूं डॉक्टर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसे समझाया कि इलाज अच्छा चल रहा है और अगर वो सहयोग देगी तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। मगर तब उसने ये कहा कि वो कभी नहीं ठीक होगी। वो कभी ठीक होना भी नहीं चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बात कर रही थी। उसके माँ बाप भी चेहरा झुकाए खड़े थे। मैंने हैरान होकर फिर पूछा, ऐसा क्यों? मतलब मैं ठीक से समझा नहीं तुम्हारी बात को। जब मैंने उससे यह सवाल किया तब उसने नफरत भरे अंदाज में बूढ़े और औरत को देखा। मैं समझ गया कि कोई खास बात थी जो वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। बूढ़ा और औरत भी मुझसे नजर चुरा रहे थे। मैंने इसलिए लड़की के सामने कोई सवाल नहीं किया। मैंने आज का इंजेक्शन तैयार करते हुए उसे कहा, वैभवी नहीं, तुम्हें ठीक होना होगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वही मुझे यहां तक लेकर आए हैं। मेरे इन शब्दों से उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई
और वो मुझे देखकर बोली, ये तो मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि ये मेरी सेहत की कितनी चिंता करते हैं। वैभवी, तुम्हें ठीक होना होगा। तुम ठीक क्यों नहीं होना चाहती? इस सिलसिले में मैं तुमसे बात करूंगा। देखो, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर तुम ठीक समझो तो मुझे इन लोगों से मतभेद की वजह बताना। अगर ये तुम्हारी सेहत के ख्वाहिशमंद है तो इन्हें तुम्हें सहयोग करना होगा। डॉक्टर साहब, ये लोग सहयोग करने वालों में से नहीं है। ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो वैभवी। वो अब चुप हो गई थी। मैं अपना काम खत्म कर चुका था। मैंने अपना बैग बंद किया और अशोक की ओर देखा। डॉक्टर साहब, वैभवी ने फिर कमजोर आवाज में मुझे पुकारा। मैं रुक गया। क्या बात है वैभवी? कल आप इस वक्त आएंगे ना? इस वक्त? हाँ, कुछ देर पहले आ जाइए, मैंने उसे जवाब दिया। हाँ, अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। मैं आपसे कुछ बात करूंगी। आपने वादा किया है कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे। अगर आपने अपना वादा पूरा किया तभी मैं आपको सहयोग करूंगी, वरना नहीं। अच्छा ठीक है वैभवी, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं उसे तसल्ली देता और अशोक के साथ बाहर निकल आया। हमेशा की तरह बूढ़े ने मुझे रकम दी और वो चुपचाप मेरे साथ चलता रहा। मैंने अशोक से पूछा, तुमने सुना अशोक? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, वो क्या बात कर रही थी? हमसे ज्यादती हो गई है डॉक्टर साहब, लेकिन अफसोस अब हम उसकी क्षमा पूर्ति नहीं कर सकते। अशोक, इतनी प्यारी बच्ची के लिए तुम्हें कुछ करना ही होगा, वरना उसकी सेहत कभी ठीक नहीं होगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, बूढ़े ने हाथ मलते हुए कहा। लेकिन क्यों? बस डॉक्टर, हम इस काबिल नहीं है कि उसके लिए कुछ कर सके। बूढ़े के लहजे में पराजय और निराशा थी। देखो, इसका फैसला मैं करूंगा, लेकिन कल उससे बातचीत करने से तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की सेहत और तंदुरुस्ती चाहता हूं। अशोक ने यह कहा और चुप हो गया। हम लोग चलते रहे। जब मैं काफी आगे निकल गया तो मैंने अशोक से कहा कि अब तुम जा सकते हो। कल 1 घंटे पहले आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अशोक वापस चला गया। मैं घर पर जाकर वैभवी के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते मैं नींद के आगोश में समा गया। सुबह उठकर मैं तैयार होकर क्लिनिक पहुंच गया। मरीज आते रहे और मैं देखता रहा। मेरी आंखें बार बार दरवाजे की ओर थी। सच तो यह था कि मैं अशोक का इंतजार कर रहा था। लगभग 7 बजे के वक्त मुझे अशोक लेने आ गया और उसने गर्दन झुकाकर कहा, क्या आप तैयार हैं डॉक्टर साहब? अशोक, मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। आसमान साफ था। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैंने उस टूटे किले के आसपास बाहर से देखा था, मगर कभी मैंने अंदर से नहीं देखा था। लेकिन मेरे दिल में यह इच्छा अवश्य थी कि मैं उस प्रेतग्रस्त किले को देखूं। रास्ते में चलते वक्त लगभग खामोशी ही रही। अशोक मेरे साथ चलता रहा। मैं उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। अशोक अंदर चला गया और कुछ क्षण बाद वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया। मैं उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वैभवी रहती थी। आज बहुत खुश लग रही थी वो। जिस बेड पर वो लेटी होती थी, आज वहां वो तकिए से कमर लगाए अधलेटी नजर आ रही थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आइए डॉक्टर साहब, ये कहकर उसने अपनी मां की तरफ देखा। मैं आज डॉक्टर साहब से कुछ बातें करूंगी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों कमरे से बाहर चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक पड़ा, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। बैठ जाइए डॉक्टर साहब। मैं उसी जगह पर बैठ गया जहां बैठा करता था। डॉक्टर साहब, मैं जो आपका वक्त लूंगी, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। नहीं वैभवी, तुम इत्मीनान रखो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम वैभवी है। वो शख्स जिसका नाम अशोक है वो मेरा बाप है, लेकिन मेरा बाप बहुत ज्यादा घमंडी है। डॉक्टर साहब, अपने घमंड के लिए इंसानी जिंदगियों से खेलना कहाँ की इंसानियत है।
मैं वैभवी के शब्दों पर गौर कर रहा था। फिर वो किसी सोच में डूब गई और उसने मेरी तरफ देखकर फिर धीरे से कहा, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहती हूं डॉक्टर साहब, लेकिन वो चुप हो गई। तो मैंने आगे उससे कहा, तुम बार बार मुझे शर्मिंदा कर रही हो वैभवी, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनने को तैयार हूं। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। उसने सवालिया नजरों से मेरी ओर देखकर पूछा, डॉक्टर साहब, मैं बीमार जरूर हूं, लेकिन मेरी बीमारी मेरी कहानी में छुपी हुई है। क्या आप मेरे साथ कुछ दूर चलना पसंद करेंगे? मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी कमजोरी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि वैभवी बेड से नीचे उतर आई। उसने अपनी जूती पहनी और खड़ी हो गई और फिर मेरी तरफ देखकर उसने कहा, मैं अपनी कहानी को एक ऐसा रंग देना चाहती हूं जिससे आपको सही अंदाजा हो सके। ठीक है वैभवी, मुझे अंदेशा था कि कहीं अशोक इस सिलसिले में कोई ऐतराज न करे। मैं बाहर निकला तो अशोक और उसकी बीवी का कहीं अता पता नहीं था। वैभवी ने खुद ही उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया था और वो शायद इतनी दूर चले गए थे कि हमें देख ना सके। उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी और बाहर निकल आई। मुझे सहारा देते रहना डॉक्टर साहब। मैं काफी अरसे से बेड से नीचे नहीं उतरी। मैंने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। किले की भीतरी हालत देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बाहर से वो जितना टूटा फूटा नजर आ रहा था, अंदर से उतना टूटा फूटा नहीं था। छोटे बड़े मकान थे। चारों तरफ से उन मकानों में कहीं कहीं रोशनी आ रही थी। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी कि टूटे किले के अंदर भी कोई लोग है। इसके अलावा मैंने इधर से आते जाते लोगों को कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने मन की इस बात को वैभवी के सामने प्रकट नहीं किया। मैं वैभवी के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर एक छोटे से मकान के दरवाजे पर वैभवी रुक गई। उसने मकान के दरवाजे पर 3-4 बार दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन कौन है? मैं हूं वैभवी। अरे वैभवी, अंदर से प्यार भरी आवाज आई और अगले ही क्षण दरवाजा खुल गया। एक बूढ़ी उम्र की औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। वैभवी अंदर आओ, उसने प्यार से कहा। मेरी तरफ उस औरत ने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। वैभवी ने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर दाखिल हो गई। राजन कहाँ है माँ जी? अपने कमरे में सो रहा है। वैभवी ने उस बूढ़ी औरत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ हाँ, तुझे रोकने वाला कौन है? वैभवी ने मेरा हाथ पकड़े पकड़े एक कमरे की ओर रुख किया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ डॉक्टर साहब। मैं अंदर चला गया। अंदर में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। कमरे के अंदर मटियाली रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में चारपाई पर कोई आदमी सोया हुआ था। वैभवी ने करीब पहुंचकर उसके चेहरे से चादर हटा दी। वो एक सुंदर नौजवान था। वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि चादर हटाने के बावजूद उसकी आंख न खुली। वैभवी ने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके बदन से चादर उतार दी। मैं उसको देख चौंक पड़ा। नौजवान के सीने पर दिल की जगह पर एक सुराख था जिससे खून बह रहा था। मैं चौंक कर पीछे हट गया। वैभवी ने शायद ये सुराग नहीं देखा और ना ही खून। मैंने उस उबलते हुए खून को देखकर कहा, यह सब क्या है वैभवी? उसने दर्द भरी आवाज में मुझे जवाब दिया, यही तो है सब कुछ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? वैभवी ने उसी अंदाज में कहा, इसे गोली मार दी गई है। कब? किसने? बाबा ने। अशोक ने? हाँ, लेकिन क्यों? किस लिए? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा। लेकिन वैभवी के चेहरे पर इस किस्म के प्रभाव थे जैसे उसे उस दृश्य पर कोई हैरानी न हुई हो। यही सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आई हूं डॉक्टर साहब। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही वैभवी। वैभवी ने उस सोए हुए शख्स पर चादर ओढ़कर उसे फिर से ढक दिया। आपने इसे देख लिया? हाँ, देख लिया। लेकिन क्या तुम इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगी? इसे क्लिनिक लेकर जाना होगा। इसे बड़ी मदद की जरूरत है। तब उसने गंभीर आवाज में कहा,
कैसे डॉक्टर हो? इसका चेहरा तो देख लो, क्या इसमें जिंदगी नजर आती है? उसकी ये बात सुनकर मैं बौखला गया और मैंने बौखलाहट भरे स्वर में उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मर चुका है। वैभवी ने आंसू भरी आवाज में मुझे कहा, अरे तुम्हें मालूम है ये मर चुका है? हाँ। तब मैं कुछ और ही सोच रहा था। फिर मेरे अंदर का छुपा हुआ डॉक्टर बाहर आ गया। मैं नीचे झुका और सोए हुए उस नौजवान की सांस को चेक करने लगा। वाकई में उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा था। उसे मरे हुए काफी देर हो चुकी थी। मैं सीधा खड़ा हो गया। तुम्हारा अंदाजा सही है वैभवी, यह मर चुका है। लेकिन क्या उस बूढ़ी औरत को यह मालूम है कि यह मर चुका है? वो बूढ़ी औरत इसकी कौन है? वो राजन की मां है। डॉक्टर साहब, वो पागल अब तक यही समझती है कि उसका राजन सो रहा है। वैभवी की बात सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वैभवी की यह रहस्यपूर्ण खामोशी और उसका मौन। हालांकि उस शख्स को देखकर उसके अंदाज में परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों वहां पर इस तरह से शांति थी जैसे उसे उसकी मौत का कोई एहसास न हो। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें इसी को दिखाना चाहती थी। जरा ये तो बताओ, ये कैसा जवान है? मैंने तब हड़बड़ाहट में उसे जवाब दिया, बेहद शानदार है वैभवी, लेकिन मुझे तुम्हारा ये सुकून भरा अंदाज अजीब सा लग रहा है। आखिर ये सब क्या है? आओ, मैं आपको सब कुछ बताती हूं। वो चुपचाप उस मकान से बाहर निकल आई। मेरा हाथ अब भी उसके हाथ में था। टूटे हुए किले के हिस्से से गुजरकर अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां एक छोटा सा मैदान था। मैदान में एक जगह पर बेंच पर जाकर वो बैठ गई। मैं उसके बगल में बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और अपनी दास्तान बयां करना शुरू कर दिया। राजन मेरा मंगेतर था, मेरा बचपन का साथी। इसी किले की गलियों में खेल कूद कर हम जवान हुए थे। हमारे दिमाग में बचपन से यही बात डाल दी गई थी कि हम एक दूसरे के साथी हैं, और इसी सोच के साथ हम जवान हुए थे। हकीकत में भी हम एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे थे। राजन के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा अच्छी हैसियत के मालिक थे। वो शहर में कपड़े की दुकान करते थे, लेकिन बाबा शुरू से ही बदमाश थे। वो राजन और उसके घर वालों को पसंद नहीं करते थे। ये बचपन की बात थी, जब हमारी मंगनी हुई थी। राजन के बाबा और मेरे बाबा दोस्त थे, लेकिन बाबा ने जब से कपड़े की दुकान की थी उसका दिमाग ऊंचा हो गया था। एक बार बाबा ने हमसे कहा कि वो शहर छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर उसे कहीं काम मिल गया है, जिसे करने के बाद उसके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाबा चला गया। बाबा पूरे 5 साल तक बाहर रहा। इस दौरान सिर्फ 2 बार वो घर आया। वो जहां गया था वहां से काफी पैसे भेजता रहा। हमारे हालात जरूरत से ज्यादा अच्छे हो गए थे। मेरी मां का ख्याल था कि जब बाबा वापस आएंगे तो वो मेरी राजन से शादी करा देंगे। लेकिन जब बाबा वापस आए तो दिमाग में बहुत ऊंची ऊंची ख्यालात लेकर आए। उनके पास इतनी दौलत जमा हो गई थी कि अब वो उस बस्ती में रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने शहर का रुख कर लिया। मैं रोते हुए राजन से विदा हो गई। शहर जाकर मैंने अपने बाबा से बहुत मिन्नतें की कि मैं शादी करूंगी तो बस अपने बचपन के मंगेतर से। मगर बाबा बहुत अमीर आदमी हो चुका था। वो मेरी बात नहीं माना। मैं राजन की याद में शहर में तड़पती रही, और यही हाल राजन का भी था। वो भी मेरे याद में तड़पता रहा। फिर एक दिन वो मुझसे मिलने शहर में मेरे घर तक आ पहुंच गया। बाबा ने उसे देखकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा चुपचाप रोते हुए घर से बाहर चला गया। मैं बाबा से नजर बचाकर राजन से मिलने पहुंच गई और मैंने उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की।
राजन ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए तैयार थी। मैंने राजन से कहा कि वो मुझे भगाकर ले चले। एक बार शादी हो गई तो बाबा सब भूल जाएंगे। राजन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं एक न मानी। उसके बाद राजन मुझे यहां पर ले आया। मुझे यहां पर आए हुए तीसरा दिन था कि बाबा 3 गुंडों के साथ यहां आ गए। बाबा ने दौलत के बल पर दरिंदगी का खूब प्रदर्शन किया। उन्होंने राजन की एक भी न सुनी। पिस्तौल से उसकी गोली सीने में उतार दी। मैंने अपनी आंखों से राजन को खून में लौटते हुए देखा। मेरे जहन में बदले की आग भड़क उठी। उसके बाद बाबा मुझे वापस शहर ले गए, लेकिन अब मुझे उनसे नफरत थी और आज भी नफरत करती हूं। लेकिन मैंने बदला भी खूब लिया। बीमारी का बहाना बनाकर बाबा लाचार होकर, मेरी बीमारी से मजबूर होकर मुझे यहां ले आए। अपने इसी मकान में रहने लगे। अब वो परेशान थे और मैं बदले की आग में सुलग रही थी। मैंने मौका पाकर इंतकाम लिया। धतूरा, हां, मैंने उन दोनों को धतूरा खिला दिया। फिर मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। अचानक बोलते बोलते वैभवी ने अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके बदन में ऐठन जैसी अवस्था थी। फिर वो घुटनों के बल बैठती चली गई। डॉक्टर, वो घुटी घुटी आवाज में बोली, खुद मैंने भी धतूरा खा लिया। उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। मैं बुरी तरह से बदहवास हो गया। कहानी का आखिरी हिस्सा मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उस समय कहानी समझने की मोहलत किसे थी। मैंने परेशानी की हालत में वैभवी को टटोला। हां, वो मर चुकी थी। मैं पागल सा हो गया था। ये कैसे मुसीबत गले पड़ गई? अब क्या करूं? न जाने मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगेंगे। अशोक को बता दूं या फिर यहां से भाग जाऊं? मगर भाग जाने की शक्ल में मैं और भी फंस जाता और फिर न जाने क्या क्या होता। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे उठाकर उसके मकान तक ले जाऊं। न जाने किस तरह से लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं वापस अशोक के मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। डॉक्टर साहब, आइए। कहां चले गए थे आप? मेरी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। अशोक ने मुझे पकड़ा और अंदर घसीट लिया। उसने परेशान लहजे में पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब? मैं घबराता कांपता हुआ उससे कहने लगा, अशोक, वो वहां। उसने फिर मुझे पूछा, क्या बात क्या है डॉक्टर साहब? मैंने फिर उसी हालत में उसे कहा, वह वैभवी, मेरा मतलब है कि वैभवी है। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, वैभवी अंदर मौजूद है। अशोक ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने दरवाजा खोल दिया। मेरी आंखें दहशत से फैल गई थी। वैभवी पलंग पर लेटी हुई थी और मुझे देख रही थी। उसने मुझे देखा और उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। जब अशोक ने मेरी तरफ देखा तो उसकी निगाहों में भी अजीब सी अवस्था थी। उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, क्या सब कुछ आपको मालूम हो गया? जाओ डॉक्टर साहब, वापस जाओ। मैंने जो गलती की थी उसका खामियाजा भुगता है। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे कहा, लेकिन अशोक, ये सब क्या है? ये लड़की कुछ देर पहले मर चुकी थी। अरे हाँ, लेकिन उसके लिए मैं कर भी क्या सकता हूं? इंसान गलती कर लेता है, फिर बाद में पछताता है। मतलब यह है कि मौत के बाद भी। मैं घबरा गया और घबराते हुए कहा, मतलब अशोक, तुम मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे। यहां जिंदा ही कौन है? जिस किले में तुम खड़े हो वहां बरसों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ये पूरी बस्ती बरसों से वीरान है। ये शमशान घाट है। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, कुछ देर पहले जो मुझे वहां अच्छा खासा एक मकान नजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने फिर से देखा, मैं एक मुर्दा घाट में खड़ा था।
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब मुझे वहां पर इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मेरे सामने वैभवी अजीब सी भयानक शक्ल में बैठी हुई थी, मुझे घूर रही थी। मैं बदहवासी की हालत में चारों ओर देखने लगा। मैं समझ गया कि यह टूटे हुए किले के अंदर की कोई इंसानी बस्ती नहीं है, बल्कि एक शमशान घाट है। मेरे बदन में जितनी ताकत थी मैं उतनी ताकत से भागने लगा, इतनी तेजी से कि मेरा क्लिनिक भी मुझसे दूर रह गया। उसके बाद मैंने उस जगह का कभी रुख नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे क्लिनिक की बाद में क्या दुर्दशा हुई। घर आया तो कई दिन तक बीमार रहा। बस्ती वालों की बातें ठीक ही थी, टूटे किले का इलाका भूतिया था और मैं प्रेत के चक्कर में फंस गया था। बहुत अच्छा बीमार होने के बाद मैं स्वस्थ हुआ, लेकिन जब भी मुझे उस टूटे हुए किले का वाकया याद आता है, मेरा बदन का रोम रोम डर के मारे कांप उठता है।